हेलो एवरीवन स्टूडेंट। आज हम लोग यूपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए जो भी पीवाईक्यूज थे, उसमें जो हम लोग जनरल साइंस के पीवाईक्यूज को सॉल्व करने की जो सीरीज स्टार्ट की है, उसमें आज हम लोग 3 नए टॉपिक को पिक किया है। इन टॉपिक का नाम है, पहले टॉपिक का नाम है एक्सक्रेटरी सिस्टम, और सेकंड है आपका नर्वस सिस्टम, एंड थर्ड वन इज आपका एंडोक्राइन सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम में बेसिकली हम लोग आज जो भी ह्यूमन बॉडी एक्सक्रीट करती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और मेनली इसमें आप हम लोग किडनी को देखेंगे, क्योंकि किडनी जो है ह्यूमन बॉडी का मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। तो बेसिकली हम लोग किडनी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग नर्वस सिस्टम देखेंगे। नर्वस सिस्टम से नाम जाहिर होता है कि ये नर्वस सिस्टम जो है ये बेसिकली इसमें हम लोग ब्रेन के बारे में और उनके उसके फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके। और तीसरा जो है स्टूडेंट, वो है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में मेनली हम लोग हार्मोन्स के बारे में और उस वो किस ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हार्मोन्स के बारे में मेनली इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके। तो पहले में किडनी के बारे में, सेकंड में आपका ब्रेन के बारे में, थर्ड में आपका हार्मोन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग डायरेक्ट सवाल पर आते हैं। पहला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, ये एंडोक्राइन माफ कीजिएगा, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम के जो सवाल है उनके बारे में बात कर रहा है। तो पहला सवाल ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। जब कोई इंसान एल्कोहल यानी दारू पीता है, बेसिकली आप दारू हिंदी टर्म आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। ओके। तो एल्कोहल की जगह में दारू का टर्म अगर यूज़ करूँ तो कोई बहुत बड़ी गुनाह की बात नहीं है। बेसिकली दोनों एक ही चीज़ है, कॉमन जो वर्ड होता है वो दारू ही यूज़ किया जाता है। ओके। तो जब कोई इंसान दारू को पीता है तो उसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा वो ऑर्गन है जो उसे डिटॉक्सिफिकेशन करने में हेल्प करता है। यानी अगर एल्कोहल की बात किया जाए तो एल्कोहल बेसिकली जब कोई इंसान ड्रिंक करता है तो ये जब बॉडी में जाता है तो ये अच्छा काम तो बिल्कुल नहीं करता। बेसिकली ये टॉक्सिक रोल प्ले करता है। टॉक्सिक रोल यानी इसका जो दारू का काम होता है वो बेसिकली एक टॉक्सिक, एक विषैला काम होता है जो भी बॉडी में जाता है। तो ये फायदे वाली बात तो नहीं है बिल्कुल, ये बॉडी के ऑर्गन को डैमेज करने में ही इसका योगदान होता है। ओके। तो एल्कोहल जब कोई इंसान पीता है तो वो टॉक्सिक रोल, उसका जो टॉक्सिसिटी है वो बॉडी में जाती है। तो इसको डिटॉक्सिफाई यानी इसको कम विषैला करने में कौन सा ऑर्गन योगदान देता है। ओके। तो बेसिकली यही पूछ रहा है इसमें कि वो कौन सा ऑर्गन है जो कि एल्कोहल जब कोई इंसान ड्रिंक करता है, पीता है, तो उसके डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है लिवर, सेकंड दे रखा है आपका लंग्स, थर्ड वन इज हार्ट, फोर्थ वन इज किडनी। अगर एक एक ऑप्शन को हम लोग देखें तो लिवर जो है स्टूडेंट, लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, यानी बिगेस्ट ऑर्गन है, बिगेस्ट ऑर्गन। और इसका मुख्य कार्य ही होता है कि ये जो एल्कोहल ड्रिंक करने के बाद उसको डिटॉक्सिफिकेशन में कन्वर्ट कर दे, तो वो बेसिकली आपका हार्ट का ही काम है। तो यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, लिवर। तो लिवर ही वो ऑर्गन है जो कि डिटॉक्सिफाई करता है किसको, एल्कोहल का। ओके। सेकंड ऑप्शन में दिया है लंग्स। लंग्स से एल्कोहल से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि लंग्स का मुख्य रूप से काम ही है कि ये गैसियस एक्सचेंज में सहायता देता है। यानी लंग्स का काम है कि ये सांस को अंदर लेता है और जो भी इम्प्योर सांस होती है उसको बाहर फेंकता है विद कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। थर्ड वन इज हार्ट। हार्ट का मेनली काम है आपका ब्लड को पंप करना। ब्लड को पंप करने का जो काम होता है वो बेसिकली हार्ट का है, ब्लड पंपिंग। और किडनी का जो काम है स्टूडेंट, किडनी जो है वो बेसिकली ब्लड को फिल्टर करती है, ब्लड को फिल्टर करती है। और फिल्टर करती है तो कोई न कोई इम्प्योरिटीज निकलता ही होगा। तो जो इम्प्योरिटीज निकलता है उसी को हम लोग यूरिन कहते हैं, जो कि पेशाब कहा जाता है। तो पेशाब को ये ब्लड से मतलब प्योरीफाई करता है और बाहर निकालता है। ओके। तो बेसिकली ये चार ऑर्गन के मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो मोटा मोटा इनका काम है। तो इसमें जो इस सवाल का आंसर होगा आपका वो लिवर हो जाएगा, क्योंकि लिवर ही है वो जो कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल में आपका हेल्पफुल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके। तो पहले का ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा सवाल कह रहा है स्टूडेंट, अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीट द फॉलोइंग लीटर्स ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। बेसिकली ये कह रहा है कि एक इंसान
ह्यूमन 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स में लगभग कितना अमाउंट यूरिन को एक्सक्रीट यानी बाहर निकालता है, तो इसका जनरली आंसर हो जाएगा 1.5 लीटर। एक नॉर्मल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ कि एक नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल सिनेरियो में अगर देखा जाए तो एक ह्यूमन बीइंग्स होता है वो जनरली 1.5 लीटर जो यूरिन है उसको एक्सक्रीट करता है यानी बाहर निकालता है। लेकिन ये जो मेजरमेंट है बेसिकली ये चेंज भी हो सकता है। क्यों? जब कोई इंसान की नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा है, अगर कोई इंसान दिन में काफ़ी ज़्यादा पानी पी रहा है तो ये जो अमाउंट है 1.5 लीटर ये चेंज भी हो सकता है यानी बढ़ जाएगा। ओके, तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि मतलब 1.5 लीटर हर एक इंसान जो है यूरिन को सिक्रीट करता है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। अगर इंसान ज़्यादा पानी पिएगा तो वो ज़्यादा पेशाब करेगा। ओके, तो ये अमाउंट चेंज हो सकता है, लेकिन सवाल के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इसका आंसर 1.5 लीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा है। ओके, तो उस कंडीशन में आपका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, 1.5 लीटर। तीसरा सवाल कह रहा है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी इसमें कौन सा सही है उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऑल द ब्लड इन बॉडी इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू द किडनी। किडनी कोई भी ब्लड जो है बॉडी में उसको एब्जॉर्ब तो नहीं करती है, यानी ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि किडनी का काम है फिल्ट्रेशन यानी फिल्टर करना, ना कि एब्जॉर्ब करना। ओके, तो बेसिकली पहला ऑप्शन या पहला स्टेटमेंट आप कह लीजिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल द ब्लड in the body passes through the kidney। किडनी के थ्रू ब्लड पास तो होता है, लेकिन आल यहाँ लगा दिया है, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगा। इस वजह से ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट अगर सम लिख दिया होता तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाता, बट यहाँ पे ऑल द ब्लड पूछा है यानी सभी ब्लड तो है वो किडनी से पास तो नहीं होता है। ओके, तो ये भी आपका स्टेटमेंट चला जाएगा। तीसरा कह रहा है कि ऑल द ब्लड इन द बॉडी इज फिल्टर्ड थ्रू द किडनी। ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा क्योंकि किडनी का मुख्य रूप से काम ही है कि ब्लड को फिल्टर करना। किडनी का काम है ब्लड का फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड यानी फिल्टर कर देता है। किसका? फिल्टर ब्लड। ये ब्लड को फिल्टर करता है जब किडनी, तो इसमें से जो इम्प्योरिटीज होती है वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ओके, तो बेसिकली ये फिल्टर करता है। ओके, और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल द ब्लड इन द बॉडी इज मेड थ्रू द किडनी। ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट सवाल है आपका कि वेयर इज यूरिया सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड। वही जो पिछले सवाल में मैंने आपको बताया कि यूरिया कहाँ पे सेपरेट होता है यानी अलग होता है किससे? ब्लड से। ब्लड से जो यूरिया है वो सेपरेट कहाँ होगा? तो ये मोटे तौर पर डायरेक्ट अगर देखा जाए तो इंटेस्टाइन में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये स्टेटमेंट चला जाएगा। स्टमक यानी पेट की बात कर रहा है तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं होता। स्प्लीन ऐसा भी यहाँ भी कुछ नहीं होता। इसका एक ही आंसर बचेगा, वो है आपका किडनी। किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करता है और उसमें से यूरिया को बाहर निकालता है। ओके, तो ये कहाँ होगा? आपका किडनी में होगा। तो इसका स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि द डायलाइजर इज यूज फॉर द वर्क ऑफ। डायलाइजर बेसिकली कहा जाए तो ये आर्टिफिशियल किडनी को कहा जाता है, आर्टिफिशियल किडनी। किडनी का ही जो काम होता है उसको आर्टिफिशियली साइंटिस्टों ने बनाया है और उसको कहा गया है क्या? डायलाइजर। तो क्या सवाल क्या पूछ रहा है कि द डायलाइजर इज यूज्ड फॉर द वर्क ऑफ। हार्ट का काम तो बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि एक्सक्रीशन का टॉपिक है, हार्ट से कोई लेना देना है नहीं। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम होता तो मे भी यहाँ पे कुछ होने के चांसेस होता। तो टॉपिक अलग है, ऑप्शन कुछ अलग दे रखा है तो ये होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है किडनी और इसी के बारे में अध्ययन किया जा रहा है तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड आपका दिया है लीवर होने के चांसेस ही नहीं, लंग्स बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो डायलाइजर जो है वो किडनी के काम के रूप में ही यूज किया जाता है। कैसे? आर्टिफिशियली। और जब किडनी हमारी फेल हो जाए, इन केस अगर ह्यूमन की किडनी अगर फेल हो जाए तो
किडनी फेलर, तो उसको तीन तरीके से प्रोसेस किया जा सकता है, या तीन ऑप्शन है जो कि ट्रीटमेंट के लिए किया जा सकता है। पहला है आपका पेरिटोनियल पेरिटोनियल डायलिसिस, इसी को हम लोग पीडी शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं। सेकंड है आपका हीमो डायालिसिस, और तीसरा आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट। ये तीन ऑप्शन ऐसे हैं, जब किसी इंसान की किडनी फेल हो जाएगी तो ये तीन तरीके हैं जिससे उनकी किडनी को करेक्ट किया जा सकता है, यानी उसको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। कौन कौन सा? पेरिटोनियल डायलिसिस, दूसरा है आपका हीमोडायलिसिस, तीसरा है आपका किडनी ट्रांसप्लांट। ओके, अगला सवाल क्या है स्टूडेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन किडनी। ये ह्यूमन किडनी के बारे में पूछ रहा है कि जो किडनी है ह्यूमन की, उसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो इन चारों में से कौन सा नहीं है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि रेगुलेशन ऑफ वाटर लेवल इन द ब्लड, देखते हैं अभी आगे। रेगुलेशन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल इन द ब्लड, ये भी आगे देखते हैं। फिल्टर ऑफ यूरिया, ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये तो बिल्कुल है। तो पूछा क्या है? नहीं है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा आंसर। ओके, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि सिक्रीशन ऑफ सेवरल हार्मोन, किडनी कई हार्मोन को सिक्रीट करती है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब स्टूडेंट, कभी कभी सवाल सॉल्व करने के दौरान एक टेक्निक यूज की जाती है कि दो ऑप्शन अगर मिलते जुलते हैं, उनमें बहुत माइनर चेंज है, तो उन्हीं दोनों में से एक स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि रेगुलेशन ऑफ वाटर लेवल इन द ब्लड, यहाँ पे दिया है रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल इन द ब्लड। पहले वाले में वाटर को सेट दिया है, दूसरे वाले में आपका शुगर दे दिया ऑप्शन में। ओके, तो ये बस माइनर चेंज है, लेकिन बाकी दोनों स्टेटमेंट आपका सेम है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि किडनी का काम क्या होता है। तो किडनी मुख्यतः वाटर लेवल जो है ब्लड का, उसको रेगुलेट तो करती है, यानी ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन किडनी जो है वो ब्लड में शुगर लेवल को रेगुलेट नहीं करती, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा क्या है? नॉट करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अगर ये नॉट करेक्ट है तो ये करेक्ट कहीं ना कहीं होगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है, ये बेसिकली पैनक्रियाज के बारे में बात कर रहा है। पैनक्रियाज जो होता है स्टूडेंट, पैनक्रियाज का मुख्य रूप से काम ही है कि वो ब्लड में शुगर लेवल को रेगुलेट करे। उसमें एक ग्लैंड अनुवा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस कहते हैं। ये इस साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने ये खोजा था, इस वजह से उनके नाम पे इसको रख दिया गया आइलेट्स ऑफ लैंगर्स। ये पाया कहाँ जाता है? ये पैनक्रियाज में पाया जाता है। ओके, इसमें तीन तरीके की सेल होती है, अल्फा सेल्स, दूसरा है आपका बीटा सेल्स, तीसरा है आपका डेल्टा सेल्स। ये तीनों सेल में बेसिकली अलग अलग हार्मोन निकलते हैं जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में या रेगुलेट करने में हेल्पफुल होते हैं। और इसी में से एक बहुत ही फेमस आपका हार्मोन है इंसुलिन, जो कि बीटा सेल से निकलता है। ओके, इंसुलिन। जब कोई डायबिटिक पेशेंट होता है, अगर वो उसको डायबिटीज हो जाता है, तो उसमें ये सेल डैमेज हो जाती है। बेसिकली जो बीटा सेल्स है ये डैमेज हो जाती है, जिस वजह से उसकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो नहीं बन पाता। इसी वजह से इंसुलिन का या तो टैबलेट खाता है या तो इंसुलिन का वो इंजेक्शन लेता है। तो ओके, अगर आपसे कभी ये सवाल पूछ ले कि डायबिटिक पेशेंट में वो कौन सा ऑर्गन है जो कि डैमेज होता है या कम फंक्शन करता है, माल फंक्शनिंग करता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में ही डिफेक्ट आने की वजह से किसी इंसान को डायबिटिक होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि पैनक्रियाज ही है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। और जब भी ग्लूकोज या सुक्रोज या शुगर की बात आए तो वो डायबिटीज से रिलेट किया जाता है। तो उसमें जो बीटा सेल्स पाया जाता है वो इंसुलिन को सिक्रीट करता है। अगर ये कम फंक्शन करने लगेगा तो उसी दौरान इंसुलिन कम सिक्रीट होगा, जिस वजह से किसी पर्सन को डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझ पाए होंगे। अगला सवाल है स्टूडेंट, व्हाट अमंग्स द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी में ह्यूमन किडनी
किडनी में कभी कभी आपको सुनने को आया जाता है कि किडनी में स्टोन हो गया है। ओके, तो ये स्टोन बनता कैसे है स्टूडेंट? तो हमारी बॉडी में कैल्शियम को बहुत मेजॉरिटी होता है, यानी कैल्शियम बहुतायत रूप में पाया जाता है। जब वो फ्लो करता है तो उसी दौरान एक केमिकल मिलता है ऑक्सलेट। ओके, जब ये कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सलेट से बाइंड करता है तो बनाता क्या है आपको? कैल्शियम ऑक्सलेट। ये कैल्शियम ऑक्सलेट जब एक दूसरे से बाइंड होते हैं तो ये धीरे धीरे एक स्मॉल स्ट्रक्चर से धीरे धीरे बड़े स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को हम लोग स्टोन बोलते हैं बेसिकली। तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कैल्शियम एसिटेट, ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है क्या? जो ह्यूमन किडनी में जो स्टोन बनता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। ओके, ऑक्सलेट बेसिकली एक तरीके का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जो कि हमारी बॉडी में काफ़ी फ्लो करता रहता है। और कभी कभी जो डॉक्टर होते हैं वो आपको जहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड जो होता है, जो भी फूड या फ्रूट हम लोग खाते हैं उसमें जिस भी फ्रूट में ऑक्सैलिक एसिड होता है, एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो टमाटर, टमाटर यानी टोमेटो, टोमेटो में अगर आप देखें तो इसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। तो कभी कभी जो भी पेशेंट की किडनी में स्टोन होने के चांसेस होते हैं उनको टमाटर खाने से मना किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ये ऑक्सैलिक एसिड धीरे धीरे जाके कैल्शियम से बाइंड करके ऑक्सलेट के रूप में फॉर्मेशन करेगा और धीरे धीरे ये बढ़ेगा। अगर तो ये कंडीशन पेशेंट की ज़्यादा खराब होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है इसी से क्या बनता है आपका? किडनी में स्टोन। ओके, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट? किडनी स्टोन आर फॉर्म्ड ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्सलेट्स, डिपोजिशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स, डिपोजिशन ऑफ फैट। डिपोजिशन ऑफ फैट बिल्कुल नहीं होगा, डिपोजिशन ऑफ सैंड पार्टिकल भी नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स भी नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया कि किडनी में जो स्टोन बनता है कैसे बनता है? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्सलेट। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक्सक्रेटरी सिस्टम में बेसिकली 8 ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और अब हम लोग थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में देखते हैं। ओके, तो पहला सवाल क्या है स्टूडेंट कि द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, पूछ रहा है कि जो ब्रेन है वो किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? थिंकिंग में, रेगुलेटिंग ऑफ हार्ट बीट में, या बैलेंसिंग ऑफ बॉडी में, या ऑल ऑफ दी एबव थ्री। ओके, तो ब्रेन की अगर मोटे तौर पर बात किया जाए स्टूडेंट कि ब्रेन का जो काम है, तो ब्रेन बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। 3 पार्ट से, बेसिकली 3 चीज़ नहीं 3 पार्ट से। ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं जनरली। ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। ओके, तो कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो पहला आपका हो गया सेरिब्रम। ये ह्यूमन ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। अभी पेट का शायद एग्जाम हुआ था, उसमें ये सवाल पूछ रखा था आई थिंक, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि उसमें पूछा था कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। ओके, दूसरा पार्ट होता है स्टूडेंट वो है आपका सेरिबेलम। पहला है आपका सेरिब्रम, दूसरा है आपका सेरिबेलम, एंड तीसरा जो पार्ट है आपका उसे बोलते हैं ब्रेन स्टेम। अब इन तीनों का अलग अलग काम होता है। ओके, क्या होता है स्टूडेंट? इन तीनों का अलग अलग काम होता है। अगर ब्रेन मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है, कौन कौन सा? सेरिब्रम हो गया, सेरिबेलम हो गया, एंड ब्रेन स्टेम हो गया। अगर सेरिब्रम की बात किया जाए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लार्जेस्ट पार्ट होता है किसका? ब्रेन का। इसका काम अगर देखा जाए स्टूडेंट तो ये टच जब कोई इंसान करता है तो उसके आइडेंटिफिकेशन में ये काम करता है, विजन में हेल्प करता है, हियरिंग में ये सहायक होता है, इसके साथ साथ स्पीच यानी बोलने में आपको ये हेल्पफुल होता है। इसके बाद कोई भी एग्जाम या रीजनिंग में कोई भी सॉल्व करते हैं तो बेसिकली उसमें ये काम करता है। रीजनिंग में सहायक होता है। किसी भी चीज को लर्न करने में यानी याद करने में ये हेल्पफुल होता है, लर्निंग।
इसके साथ साथ ये कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द बॉडी में हेल्प करता है, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी कंट्रोल तरीके से मूव करे उसमें ये हेल्पफुल होता है। तो बेसिकली इतने कुछ आपको देखने को मिले हैं। वो आपका काम किसका है, ये सेरिब्रम का है। ओके, अगर हम लोग सेरिबेलम की बात करें स्टूडेंट, सेरिबेलम में अगर देखा जाए तो ये जो मसल मूवमेंट होता है, मसल मूवमेंट के कोऑर्डिनेशन में ये सहायक होता है। इसके बाद ये पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करने में सहायक होता है, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, उसमें भी ये सहायक होता है। ओके, तो बेसिकली कुछ ये जो काम है इसके सेरिबेलम के काम है। ओके, अगर ब्रेन स्टेम की बात किया जाए तो ब्रेन स्टेम कई तरीके का काम करता है, जैसे कि ये आपके ब्रीदिंग में, यानी जब हम लोग सांस लेते हैं या जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है उसको कंट्रोल करने में ये हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ हार्ट रेट में, जो हार्ट रेट होता है उसको मेंटेन करने में ये सहायक होता है। बॉडी के बॉडी टेम्परेचर में ये हेल्पफुल होता है। ये जब इंसान कोई उठता है या सोता है उसमें सहायक होता है। वॉक एंड स्लीप साइकिल में ये हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ ये डाइजेशन में भी आपके सहायक होता है। ओके, तो बेसिकली अगर देखा जाए स्टूडेंट तो मोटे तौर पे ये काफ़ी कुछ हमारा ब्रेन जो है वो कोऑर्डिनेट या कंट्रोल करता है। तो थिंकिंग में तो करता है ये, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट में भी करता है, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी में भी करता है। ओके, आप लोगों ने देखा होगा ये तीनों पार्ट है, तीनों पार्ट में अलग अलग मैंने आपको बता ही दिया कौन सा पार्ट क्या क्या कंट्रोल करता है। तो बेसिकली इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल द एबव थ्री, यानी जो ब्रेन है वो सभी में रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन विल नॉट फील एनी पेन ऑन बीइंग pricked by a needle। जब इन चारों ऑप्शन में यानी स्किन, ब्रेन, हार्ट एंड आई में वो कौन सा ऑर्गन है जब उसमें हम कोई निडल या सुई को चुभोते हैं तो उसमें दर्द होने की फीलिंग नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ब्रेन। ब्रेन में जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं वो लगभग न के बराबर होते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी हम ब्रेन में अगर नीडल को चुभोते हैं तो उसमें दर्द होने का जो एहसास होता है ऑलमोस्ट न के बराबर होता है। और अगर वैसे भी आप इस सवाल को सॉल्व करने की टेक्निक से देखा जाए तो स्किन आप लोग के एक्सटर्नल पार्ट में होता है। तो अगर आप देखिए कभी स्किन में अगर नीडल चुभाइए तो आपको दर्द फील होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। और आंख में कभी अगर देखिए धूल के पार्टिकल चले जाते हैं तो काफ़ी किरकिरी टाइप की होती है, यानी बहुत दर्द करता है। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों तो बेसिकली आप ऐसे ही रैंडमली कट कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन फंसेगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है इस आंसर का तो इन दोनों में से 50-50 चांस आप ले सकते हो। लेकिन ब्रेन जो है वो इंटरनल पार्ट है, हार्ट भी आपकी बॉडी का इंटरनल ही पार्ट है। तो आप ऐसे बिना सोचे समझे इसको आंसर कर देंगे तो वो अलग बात है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ब्रेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2017 की प्री में पूछ रखा है। ओके, आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझ पाए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेन। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट, टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इंसान की जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है अगर देखा जाए तो डिक्रीज इन विंटर यानी सर्दियों में कम हो जाता है, इंक्रीज इन समर यानी गर्मी में बढ़ जाता है, या नीदर डिक्रीज इन विंटर्स नॉर इंक्रीजेस इन समर या इंक्रीजेस इन विंटर। तो इसका करेक्ट आंसर अगर मैं बताऊं स्टूडेंट तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, अगर नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि एवरेज, जस्ट अ मिनट, जो एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो लगभग ऑलमोस्ट फिक्स होता है। तो फिक्स होता है तो कितना है स्टूडेंट, तो ये आपका हो जाएगा, या तो अगर फॉरेन हाइट में आप देखें तो ये 98.6 डिग्री फॉरेन हाइट होता है। अगर टेम्परेचर की बात किया जाए तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इसी केल्विन के यूनिट में मेजर किया जाए तो ये ऑलमोस्ट 310 डिग्री केल्विन होता है। ये तीनों में से कोई भी आपके ऑप्शन में आए तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, यहाँ पे आपको फार्मूला से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप याद कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तीनों एक फिक्स टेम्परेचर है। ये आप चाहे
ट्रॉपिक एरिया में रहिए, चाहे नदर्न पोल या सदर्न पोल में चले जाइए, आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीदर डिक्रीजेज इन विंटर एंड नॉर इंक्रीजेज इन समर। ओके, आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझ पाएंगे। अगला सवाल है स्टूडेंट, सैटिस्फैक्टरी एंड थर्स्ट सेंटर इन ह्यूमंस आर लोकेटेड इन। अब यहाँ पे जो टर्म दे रखा है सैटिस्फैक्टरी मतलब होता है तृप्ति या संतुष्टता, संतुष्टता। अब संतुष्टता का मतलब कैसे रिलेट किया जाए, तो सैटिस्फैक्टरी का बेसिकली अगर सपोज कीजिए आप खाना खा रहे हैं और आपका पेट भर गया है, तो आपके अंदर जो भूख होगी वो मिट जाने की जो फीलिंग होगी यानी महसूस होगा, उसी को बोलते हैं सैटिस्फैक्टरी। यानी भूख मिट जाने या संतुष्ट महसूस करने की जो अवस्था होती है उसी को सैटिस्फैक्टरी बोलते हैं। ओके, और थर्स्ट की बात अगर किया जाए तो इसका मतलब होता है प्यास। ओके, तो सवाल क्या कह रहा है कि सैटिस्फैक्टरी एंड थर्स्ट सेंटर इन ह्यूमंस आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। फोर ब्रेन हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, मेडुला हो गया या ऑप्टिक लोब हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का ही मेन काम है सैटिस्फैक्टरी एंड थर्स्ट को कंट्रोल करना। इसके अलावा अगर और हाइपोथैलेमस के फंक्शन को देखा जाए, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, तो इसके इन दोनों के अलावा और इसके कई फंक्शन हैं। जैसे कि अगर आप देखा जाए तो ये बॉडी के टेम्परेचर को गवर्न करता है, बॉडी टेम्परेचर को गवर्न करता है या रेगुलेट करता है। इसके अलावा थर्स्ट आपने देख ही लिया है। थर्स्ट के अलावा आप हंगर की बात अगर करें तो भूख को भी ये कंट्रोल करता है। ये स्लीप को कंट्रोल करता है यानी नींद को कंट्रोल करता है। ये एक सर्कैडियन रिदम होता है, सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम होता क्या है स्टूडेंट, तो ये 24 घंटे में जो हमारी बॉडी की साइकिल होती है, कब उठना है, कब बैठना है, कब जिम जाना है, कब खाना है, कब पीना है, ये सब सर्कैडियन रिदम के अंतर्गत आता है। तो बेसिकली जो सर्कैडियन रिदम है यानी हमारी बॉडी को 24 आवर एक्टिव मोड में या डीएक्टिव मोड में रखने की जो कैपेसिटी है वो हाइपोथैलेमस का ही काम है। ओके, इसके अलावा मूड की अगर बात की जाए कि इंसान का मूड कैसा है, अच्छा है या बुरा है, उसके बारे में भी हाइपोथैलेमस का ही काम है। इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस है कई तरीके का हार्मोन भी सिक्रिएट करता है, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे इसके फंक्शन को देख रहे हैं तो हार्मोन की बात नहीं करते हैं अभी। तो ये हाइपोथैलेमस का कुछ मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो ये उसके फंक्शंस हैं। उन्हीं फंक्शन में से सैटिस्फैक्टरी एंड थर्स्ट भी है, तो बेसिकली इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग एंडोक्राइन जो चैप्टर है उसके सवाल को देखते हैं। बेसिकली 4 सवाल ही आपके नर्वस सिस्टम में पूछा गया है अभी तक 2024 तक। ओके, अब हम लोग अगले सवाल को देखते हैं कि विच हार्मोन कंट्रोल्स द क्वांटिटी ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी। यानी पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा हार्मोन है जो कि हमारे किडनी में यूरिन की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। ओके, तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है स्टूडेंट TSH, TSH इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, अगर ये देखा जाए तो सिक्रीट कहाँ से होता है स्टूडेंट, ये थायराइड TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो प्रोड्यूस ये होता है बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये काफ़ी स्मॉल होता है, अगर इसकी साइज की बात किया जाए तो ये लगभग 0.5 ग्राम इसका वेट होता है और लगभग ही ये 10 mm इसका डायमीटर होता है। ओके, ये इतना छोटा होता है, लगभग ये एक मटर के दाने के बराबर होता है, लेकिन ये पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा कंट्रोलिंग करने की इसकी पावर होती है, तो इसीलिए इसको एक हिसाब से मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है स्टूडेंट, ये सिक्रीट कहाँ से होता है, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। ऑलमोस्ट जितना इसमें चारों ऑप्शन में जो भी हार्मोन दे रखा है सभी जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सिक्रीट होते हैं। दूसरा हार्मोन क्या है कि ACTH, ACTH का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म है एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन।
एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये भी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सिक्रीट होता है। और ये काम क्या करता है कि एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है, और जिससे कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कॉर्टिसॉल को रिलीज करता है। ये आपको नया नया नाम लग रहा होगा, जब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी बारीकी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो जो दूसरा है एसीटीएच, इसका काम ही है कि ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर दे, जिससे कि कॉर्टिसॉल जो है वो रिलीज हो जाए। ओके, तीसरा जो है आपका ये एफएसएच। एफएसएच का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सिक्रीट होता है, ओके, या रिलीज होता है। ये दो काम करता है बेसिकली। ये अगर फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल में ये ओवेरियन फॉलिकल को डेवलपमेंट में सहायता देता है, फॉलिकल को डेवलपमेंट में। एंड एस्ट्रोजन एक क्या है, फीमेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन में ये सहायता करता है। ओके, और मेल की रही बात, अगर मेल में देखा जाए तो मेल में ये स्पर्म्स के प्रोडक्शन में सहायता देता है, स्पर्म्स के प्रोडक्शन में ये सहायता देता है। स्पर्म का प्रोडक्शन होता कहाँ है, तो ये मेल के टेस्टिस में होता है। ओके, तो बेसिकली ये सवाल पूछा है कि विच हार्मोन कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है बेसिकली, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। एसीटीएच भी आपका नहीं होगा, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी नहीं होगा, क्योंकि पूछा कुछ और है, ये इन सब का काम कुछ और है। ओके, जो चौथा ऑप्शन दे रखा है एडीएच, यानी एडीएच का अगर हम फुल फॉर्म देखें, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसका काम ही एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, और यही काम क्या करता है, ये किडनी की क्वांटिटी को मेंटेन करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट की मैच, इसमें दो लिस्ट दे दिया है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। पहले लिस्ट में देखा है हार्मोन के कुछ नाम दे रखे हैं और वो किस किस ग्लैंड से सिक्रीट होता है, दूसरे वाले लिस्ट में दे रखा है। तो हार्मोन कौन कौन से दिया है, पहले में दिया है कि प्रोजेस्टेरॉन हो गया, दूसरा दिया है टेस्टोस्टेरॉन हो गया, तीसरा दिया है थायरॉक्सिन हो गया, चौथा दिया है आपका इंसुलिन दिया है। अगर इंसुलिन मैंने अभी कुछ समय पहले ही आपको बताया, डायरेक्ट अगर मैं इंसुलिन को मैच करने की कोशिश करूं तो इंसुलिन जो है वो पैनक्रियाज के बीटा सेल्स से सिक्रीट होता है। ओके, तो इंसुलिन इसमें पैनक्रियाज कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 2 पे दे रखा है। ओके, तो अगर इंसुलिन को मैं पैनक्रियाज से मैच करा दूं यानी डी का 2, तो डी का 2 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपका ऑटोमेटिक चला गया। ओके, अब थायरॉक्सिन की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, थायरॉक्सिन जो है वो आपके नाम से अगर देखा जाए तो थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ओके, तो सी का 1 है, अभी भी दोनों ऑप्शन फंसे हुए हैं। ओके, अब टेस्टोस्टेरोन, अभी मैंने पिछले ही सवाल में बताया कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कहाँ सिक्रीट होता है, वो मेल के टेस्टिस से सिक्रीट होता है। यानी बी का अगर 4 में मैच करा दूं तो आपको ऑटोमेटिक आपके आंसर तक पहुंचाया जा सकता है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरॉन की अगर बात किया जाए तो ये फीमेल की ओवरीज से सिक्रीट होता है। ओके, ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो ओवरीज से सिक्रीट होता है, ओवरीज। ये पाया कहाँ जाता है, ये फीमेल में पाया जाता है। ओके, और अगर टेस्टोस्टेरोन की बात करें, टेस्टोस्टेरोन की बात किया जाए तो ये टेस्टिस जो कि मेल में पाया जाता है वहां पे ये होता है। ओके, तो ये प्रोजेस्टेरॉन ओवरी से सिक्रीट होता है, टेस्टोस्टेरोन आपका टेस्टिस से सिक्रीट होता है। तो बेसिकली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी एक्ट एज बोथ एज एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो अगर इन चारों ऑप्शन में देखा जाए, पहला दिया है एड्रिनल ग्लैंड, दूसरा दिया है लैक्राइनल ग्लैंड, तीसरा पैंक्रियाज है, चौथा थायराइड है। थायराइड आपको ग्लैंड जो है वो आपको गले में देखने को मिलेगा, तो जिसमें अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो घेंगा रोग हो जाता है। लैक्राइनल ग्लैंड आपकी आंख में देखने को मिलेगा,
जो आंसू आते हैं, आंसू सिक्रीशन इसी से होता है, आंसू। ये आंख में आपको पाया जाता है, लैक्राइमल ग्लैंड। ओके, एड्रिनल ग्लैंड आपके, अभी मैंने बताया कि ये एड्रिनल जो ग्लैंड है ये पिट्यूटरी, इसको जो ACTH है वो आपका स्टिमुलेट करता है, जिससे कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है। ओके, और चौथा ऑप्शन ये बचा है जो पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ही ऐसा एक ह्यूमन बॉडी में क्या कह रहे हैं कि ग्लैंड है जो कि मिक्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, मिक्स ग्लैंड। अब मिक्स ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो कि एंडोक्राइन का भी काम करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, इसके साथ साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का काम कौन करता है, मिक्स ग्लैंड। और ह्यूमन बॉडी में अगर देखा जाए तो दो ग्लैंड ऐसे हैं जो कि मिक्स ग्लैंड का काम करते हैं। पहला आपका हो जाएगा पैनक्रियाज, और दूसरा अगर पैनक्रियाज ऑप्शन में नहीं रहेगा तो एक है गोनैड्स। गोनैड्स का मतलब है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, यानी टेस्टिस और ओवरी जो है वो भी एक हिसाब से मिक्स ग्लैंड का ही काम करते हैं। अच्छा, अगर पैनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है, उसका कोई ना कोई तो रीजन ही होगा। तो बेसिकली ये एंडोक्राइन जो ग्लैंड का काम करता है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड का काम क्या करता है कि ये बेसिकली ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, यानी रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। इसके साथ साथ ये कई हार्मोन भी सिक्रीट करता है, यानी सिक्रीट हार्मोन, सिक्रीट हार्मोन। अब हार्मोन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इंसुलिन हो गया, इंसुलिन के अलावा ग्लूकागॉन हो गया, इसके अलावा ये सोमैटोस्टैटिन हो गया। ओके, ये कुछ हार्मोन है इसके, और इसके साथ साथ ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी रेगुलेट करता है। तो इसके कुछ ये एंडोक्राइन फंक्शन हो गए। ओके, अगर इसी के यानी पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो फंक्शन होते हैं उसको देखा जाए तो बेसिकली ये पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है, पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है, को सिक्रीट करता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि पैनक्रियाटिक जूस जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्पफुल होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्पफुल होते हैं। ओके, तो एंडोक्राइन का भी काम करता है, एक्सोक्राइन का काम करता है, दोनों का मैंने आपको अलग अलग बता दिया। और दोनों ग्लैंड का जो काम करता है उसी को हम लोग मिक्स ग्लैंड कहते हैं, और ये पैनक्रियाज इसका ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझ पाए होंगे। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट, कंसीडर द फॉलोइंग, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज और सैलिवरी ग्लैंड को अगर देखा जाए तो ये इन चारों में से वो कौन सा ग्लैंड है उसी के बारे में पूछ रहा है, यानी उसके कैरेक्टर के बारे में पूछ रहा है। तो कैरेक्टर यहाँ पे दे रखा है। पहले स्टेटमेंट में जो कैरेक्टर दिया है वो कह रहा है कि यह ह्यूमन बॉडी में सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। दूसरा कैरेक्टर दिया है कि इट्स सिक्रीशन कम्स आउट फ्रॉम अ कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ सेल्स एंड एल्कलाइन। तीसरा इसका दे रखा है इट्स सिक्रीशन इज सेड टू बी कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। यानी ये तीनों कैरेक्टर जिस ऑर्गन में पाए जाते हैं, जिस ग्लैंड में पाए जाते हैं, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो आपको एक जानकारी के तौर पर मैं बता दूं कि लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है सेकंड लार्जेस्ट। ओके, तो लीवर तो होगा नहीं। स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन भी इतना कोई खास लंबा चौड़ा नहीं होता है कि वो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड का क्या कहते हैं कि पोजीशन हासिल कर ले, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सैलिवरी ग्लैंड बहुत छोटे होते हैं, ये तीन तरीके के होते हैं, पैरोटिड करके होता है, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल होते हैं बेसिकली। ये इतने बड़े नहीं होते कि इतना बड़ा रोल कैरेक्टर यानी इतना बड़ा क्या कहते हैं कंडीशन को हासिल कर पाओगे। तो सैलिवरी ग्लैंड भी आपका नहीं होगा। तो बचा क्या, पैनक्रियाज।
तो ह्यूमन बॉडी में अगर देखा जाए तो ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। ओके, अगर पहले स्टेटमेंट से आप आंसर तक पहुंच जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये पैनक्रियाज के बारे में यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि पैनक्रियाज जो है वो ह्यूमन बॉडी में सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये काफ़ी कुछ सिक्रेट करता है, मैंने पिछले सवाल में आपको बताया है कि काफ़ी कुछ ये सिक्रेट करता है। और जो भी सिक्रेट करता है यानी जो डाइजेस्टिव एंजाइम में सिक्रेट करता है वो किस नेचर का होता है, वो एल्कलाइन नेचर का होता है, यानी उसका जो पीएच वैल्यू है मोर देन 7 से ज़्यादा होता है। ओके, और इसका जो सिक्रेशन है सेड टू बी कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है, यानी जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है। ओके, तो बेसिकली जो भी ये कैरेक्टरिस्टिक पूछा है ये पैनक्रियाज का बता रहा है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स पैनक्रियाज फॉर प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, यानी वो हार्मोन कौन सा है जो कि स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाज को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। तो इसमें रेनिन है, ट्रिप्सिन है, सिक्रेटिन है एंड पेप्सिन है। तो जो सिक्रेटिन का काम है वो ऐसा हार्मोन है, सिक्रेटिन ऑप्शन नंबर सी, सिक्रेटिन ऐसा हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। अगर इसके अलावा देखा जाए तो सिक्रेटिन कुछ और काम करता है, जैसे कि ये डिओडिनम के पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है बाय इनहिबिटिंग द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड फ्रॉम द पैराइटल सेल्स ऑफ स्टमक। ओके, तो यह बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्रेटिन वो हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है हार्मोन सिक्रेट करने के लिए फॉर डाइजेस्टिव जूस को प्रोडक्शन के लिए। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, इंसुलिन इज अ, इंसुलिन जो कि बीटा सेल्स ऑफ आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस सिक्रेट होता है, जो कि पाया जाता है कहाँ, पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में पाया जाने वाला आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 सेल होते हैं, अल्फा हो गया, बीटा हो गया एंड डेल्टा हो गया। ओके, तो बीटा सेल्स से जो होता है वो इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। तो ये होता क्या है, स्टेरॉइड नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, फैट नहीं होता है, यह एक तरीके का हार्मोन है लेकिन जो कि एक प्रोटीन होता है। ओके, यह एक तरीके का हार्मोन है जो कि एक प्रोटीन होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी इंसुलिन जो है एक प्रोटीन है। अगला सवाल है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, हार्मोन है ये, इसका फंक्शन दिया है, यानी 4 ऑप्शन दिया है, 4 हार्मोन के नाम दे रखे हैं और उनके फंक्शन को दे दिया है, उसने पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ओके, तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहला दिया है ऑप्शन नंबर में इंसुलिन। इंसुलिन अभी हम लोगों ने देखा कि पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है। पैनक्रियाज का काम क्या है कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी ये स्टेटमेंट आपका, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मेलाटोनिन की अगर बात किया जाए तो मेलाटोनिन जो होता है स्टूडेंट ये पेनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है और ये स्लीप को रेगुलेट करता है। ये स्टेटमेंट भी अभी करेक्ट हो जाएगा। आगे इसके बारे में एक सवाल है तो वहाँ हम लोग डिटेल से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे सिंपली ये जान लीजिए कि मेलाटोनिन जो होता है वो हमारे सोने और जागने को रेगुलेट करता है बेसिकली। ओके, ऑक्सीटोसिन की अगर बात किया जाए तो ऑक्सीटोसिन जो है ये रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मैमेरी ग्लैंड, जब कोई बच्चा पैदा होता है यानी आफ्टर डिलीवरी, जब बच्चा पैदा होता है तो जो मैमेरी ग्लैंड ऑफ फीमेल होता है उसमें जो मिल्क सिक्रीट करने का काम करता है वो बेसिकली हार्मोन जो होता है उसमें हेल्पफुल होता है, वो है आपका ऑक्सीटोसिन। ओके, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट दिया है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन कह रहा है, इसका फंक्शन कह रहा है कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ऐसा कुछ इसका काम नहीं होता है। गैस्ट्रिन को अगर देखा जाए तो बेसिकली यह एक तरीके का पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड का मतलब होता है प्रोटीन, पेप्टाइड हार्मोन है और जो कि स्टिमुलेट करता है, यानी विच स्टिमुलेट secretion of gastric acid by gastric
सेल्स। तो बेसिकली गैस्ट्रिक सेल्स से गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन में जो हार्मोन काम करता है यानी स्टिमुलेशन का काम करता है वो कौन सा है? गैस्ट्रिन है, ना कि ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और वैसे इसका ये काम नहीं है। ओके, तो पूछा क्या है? नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि हगिंग यानी गले मिलने की बात कर रहा है एंड किसिंग किस करने की बात कर रहा है ऑफ मदर टू हर बेबी इनिशिएट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन फॉर द सिक्रीशन। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, इंसुलिन, नॉर एड्रेनालिन और फॉलिकुलर हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। तो जो हगिंग या किसिंग की बात कर रहा है ये, तो बेसिकली जो ऑक्सीटोसिन होता है स्टूडेंट, जब बच्चा पैदा होता है तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब माँ पहली बार बच्चे को देखती है तो किस करने में या उसे गले लगाने में जो उसके अंदर इमोशंस जगते हैं वो बेसिकली ऑक्सीटोसिन की वजह से ही जगते हैं। यानी इसका जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो ये मतलब डिलीवरी के समय काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिस वजह से ये हगिंग और किसिंग के दौरान भी ये हेल्पफुल होता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन। अगला सवाल है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन। इन चारों में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? केराटिन, फाइब्रोइन, ऑक्सीटोसिन एंड कोलेजन। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग देखा था विटामिन वाले लेक्चर में कि केराटिन एक तरीके का प्रोटीन है। ये पूछा क्या है? नॉट अ प्रोटीन, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फाइब्रोइन भी एक तरीके का प्रोटीन है। ओके, कोलेजन मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन है, तो आपका कोलेजन हो जाएगा। लेकिन अभी अभी हम लोग पिछले सवाल में ही बात की कि ऑक्सीटोसिन जो है एक तरीके का क्या है? ये हार्मोन है, ना कि एक प्रोटीन है। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन एक तरीके का प्रोटीन नहीं है, एक तरीके का हार्मोन है। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, व्हाट इज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के बारे में पूछ रहा है कि है क्या? विटामिन है या हार्मोन है या एंजाइम है या इनमें से कोई नहीं है। थायरॉक्सिन, हम लोगों ने विटामिन का टॉपिक कंप्लीट कर रखा है, तो विटामिन के टॉपिक में कभी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि थायरॉक्सिन कोई विटामिन है। थायरॉक्सिन तो विटामिन वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। एंजाइम भी नहीं है। ये बेसिकली आपका है क्या? एक तरीके का हार्मोन है। कहाँ से रिलीज होता है स्टूडेंट? तो ये हार्मोन जो है थायरॉक्सिन, ये थायराइड ग्लैंड जो कि गले में पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला क्या है? एक हार्मोन है। कौन सा? थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड अगर माल फंक्शन करे यानी इसका काम प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? गॉइटर। गॉइटर मीन्स आप इसे घेंघा रोग भी कहते हैं, घेंघा। ओके, तो ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी ह्यूमन बॉडी में जब आयोडीन की कमी होती है तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आप आयोडीन की भरपूर मात्रा लें अपने भोजन में, जिस वजह से आप तो घेंघा रोग से बच सकते हैं। अदरवाइज आपको घेंघा रोग होने के चांसेस हैं। तो घेंघा रोग होगा कहाँ? थायराइड ग्लैंड में ही होता है। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, ऑफ द फॉलोइंग विच हार्मोन इज एसोसिएटेड विद फाइट या फ्लाइट कॉन्सेप्ट। ओके, सॉरी, तो सवाल ये कह रहा है कि वो कौन सा हार्मोन है इन चारों ऑप्शन में जो कि फाइट या फ्लाइट कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, उससे एसोसिएटेड है। इंसुलिन की अगर बात किया जाए या एड्रेनालिन की बात किया जाए, एस्ट्रोजन की बात किया जाए या ऑक्सीटोसिन की बात किया जाए, तो अगर देखा जाए तो एड्रेनालिन जो ऐसा हार्मोन है इसे हम लोग एपीनेफ्रिन भी कहते हैं। एपीनेफ्रिन, इसी को फाइट या फ्लाइट, जस्ट अ मिनट, फाइट या फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। तो एड्रेनालिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्रेनालिन ही, जिसे हम लोग एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, वो फाइट या फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये आखिर सिक्रेट कहाँ तो होता है? तो एड्रेनालिन की अगर बात किया जाए, एड्रेनालिन जो ये सिक्रेट होता है ये आपके एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। इसका काम क्या है? अगर इसके फंक्शन के बारे में पूछा जाए कि एड्रेनालिन का काम क्या है, फंक्शंस, तो ये बेसिकली ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, यानी डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स।
या इसी को हम लोग वासो डायलेशन डायलेशन भी कहते हैं, वासो डायलेशन। ओके, तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, व्हाट इज एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन के बारे में पूछ रहा है कि एस्ट्रोजन है क्या। बोन, हार्मोन, एंजाइम एंड विटामिन। तो अभी जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है एंडोक्राइन सिस्टम, बेसिकली हम लोग उसमें हार्मोन की बात कर रहे हैं। तो एस्ट्रोजन भी एक तरीके का हार्मोन ही है, ना कि ये बोन है, एंजाइम है या विटामिन है। ये क्या है? एक हार्मोन है। अब हार्मोन ये सिक्रीट कहाँ से होता है? तो अगर एस्ट्रोजन की हम लोग बात करें, एस्ट्रोजन, तो ये सिक्रीट कहाँ से होता है? तो बेसिकली फीमेल में ओवरी से सिक्रीट होता है, ओवरीज ऑफ फीमेल। ओके, और इसके अगर फंक्शन की बात किया जाए, प्राइमरी फंक्शन की बात किया जाए, प्राइमरी फंक्शन, तो इसका में मुख्य रूप से काम है कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। फीमेल में ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्पफुल होता है। अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, जैसे कि ब्रेस्ट हो गया, या फीमेल में मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है उसमें ये हेल्पफुल होता है। ओके, ये सब कुछ एग्जांपल हैं जो कि फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के एग्जांपल हैं। ब्रेस्ट हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, इन सब का काम प्रॉपर तरीके से रेगुलेट कौन करता है? एस्ट्रोजन। यह एक फीमेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है। ओके, तो एस्ट्रोजन क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, हार्मोन। अगला सवाल कह रहा है कि आफ्टर मेनोपॉज, आफ्टर मेनोपॉज प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट टेक्स प्लेस इन वुमेन। तो मेनोपॉज बेसिकली एक तरीके का, मेनोपॉज एक तरीके का आप यूँ कह लीजिए कि यह एक एज बेस्ड कंडीशन है, यानी एज बेस्ड कंडीशन है। और वो कंडीशन ऐसा है कि जब किसी फीमेल में अगर मेनोपॉज की जो साइकिल है वो एक्टिव हो गई, तो उसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता फिर नहीं रह जाती। यानी एक सर्टेन एज पे फीमेल्स में जब बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो उसी कंडीशन को हम लोग मेनोपॉज के टर्म में, साइंस के टर्म में मेनोपॉज कहा जाता है। और ये जनरली आता कब है? ये लगभग 45 टू 50 ईयर्स ऑफ एज, ईयर्स ऑफ एज। जब फीमेल की उम्र, यानी किसी महिला की उम्र 45 से 50 साल पहुंचने को होती है, तो उस समय उसमें मेनोपॉज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो बच्चा पैदा करने की उसमें क्षमता खत्म हो जाती है। यानी अब खत्म होती है तो कैसे खत्म होती है? तो इसका कुछ रीजन है, क्योंकि उसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि फीमेल की प्रेगनेंसी, या यूँ कह लीजिए कि फर्टिलिटी जो साइकिल होती है उसको एक्टिव बनाने में हेल्पफुल होते हैं। अगर वो हार्मोन प्रॉपर तरीके से अगर रिलीज नहीं होंगे, तो फीमेल में जो आप यूँ कह लीजिए कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसकी, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी, और जिससे वो बच्चा पैदा करने की क्षमताएं जो उसमें होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये सवाल ये पूछ रहा है कि मेनोपॉज के बाद, आफ्टर मेनोपॉज, यानी जो ये साइकिल है 45 से 50 साल वाली, उस एज में जब फीमेल में मेनोपॉज होता है, तो इनमें से कौन सा जो हार्मोन है वो सिक्रीट नहीं होता या प्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, तो इसका अगर मोटे तौर पे देखा जाए स्टूडेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका एस्ट्रोजन है एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों फीमेल हार्मोन हैं, और ये दोनों जो है वो उस एज में, यानी मेनोपॉज के बाद जो इसका प्रोडक्शन धीरे ऑलमोस्ट धीरे धीरे बंद हो जाता है। ओके, टेस्टोस्टेरोन की अगर हम लोग बात करें, तो ये टेस्टिस से सिक्रीट होता है, जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन का कुछ पार्ट जो है वो फीमेल में भी सिक्रीट होता है। यानी टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल और फीमेल दोनों में सिक्रीट होता है, लेकिन फीमेल में इतना माइन्यूट लेवल पे होता है कि उसका कोई प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं देखा जाता। ओके, तो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन इसका ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन ए एंड सी दोनों होगा। ओके, तो इसका ऑप्शन ये बोथ होगा, ए एंड सी। इसमें पहले जो इस सवाल का आंसर था, आयोग ने पहले सी को माना था, एस्ट्रोजन, लेकिन बाद में इसको डिलीट कर दिया गया था। लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी दोनों होगा।
ओके। अगला सवाल है स्टूडेंट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। तो इन चारों में से एंड्रोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, थायरॉक्सिन या एस्ट्रोन की अगर बात किया जाए तो इन चारों में से फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है वही पूछ रहा है। तो थायरॉक्सिन कोई सेक्स हार्मोन तो नहीं है, बिल्कुल ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। टेस्टोस्टेरॉन की अगर बात किया जाए तो ये मेल के टेस्टिस से होता है, तो ये मेल हार्मोन होगा ना कि फीमेल हार्मोन, तो ये भी गलत हो गया। एंड्रोस्टेरॉन की अगर बात किया जाए तो ये भी मेनली आपका मेल हार्मोन है ना कि फीमेल हार्मोन है। ओके, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा क्या, स्ट्रॉन। स्ट्रॉन जो है ये आपका फीमेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि लिस्ट दे रखा है दो, उसको मैच कराना है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो अलग अलग चीज दे रखा है, हार्मोन, एंजाइम, फास्फोलिपिड, पॉलीमर, ये सब दिया है सामने, उसके एक एक एग्जांपल दे रखा है, उसको मैच कराना है। अभी हम लोग हार्मोन के टॉपिक को ही कवर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हार्मोन दिया है तो हार्मोन को मैच करने की कोशिश करते हैं। तो हार्मोन की बात किया जाए तो लाइपेज, अभी तक हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा कि लाइपेज एक तरीके का हार्मोन है, तो ये ऑप्शन मैच नहीं करेगा। टेस्टोस्टेरोन, अभी हम लोगों ने देखा कि टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो कि मेल के टेस्टिस से रिलीज होता है, तो एक अगर दो से हम लोग मैच करा दें तो आपके दो ऑप्शन ऑटोमेटिक चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। ओके, इसके बाद एंजाइम की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो एंजाइम में टेस्टोस्टेरोन अगर हटा दें तो लाइपेज, लेसिथिन या पॉलीथीन की तीन की बात किया है। पॉलीथीन ऐसा कोई एंजाइम अभी तक हम लोगों ने सुना नहीं, ना तो पढ़ा ही अभी। तो एंजाइम की बात किया जाए तो एंजाइम एक लाइपेज होता है, लाइपेज एक एंजाइम होता है बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर बी जो है उसको ए से अगर मैच कराया जाए तो आपको ऑटोमेटिक आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो दोनों ऑप्शन है, जैसे पॉलीमर की अगर बात किया जाए तो यहाँ भी पॉली लिखा है, पॉलीथीन में देखिए तो वहाँ भी पॉली लिखा है। तो मोनोमर को हम लोग, मोनोमर पॉलीमर होता है, यानी जब कोई एक मर से प्रोड्यूस होता है उसे मोनोमर कहते हैं, और वही मल्टीपल मोनोमर से मिलकर कोई चीज़ बनी है तो उसे पॉलीमर कहा जाता है। तो बेसिकली जो पॉलीथीन होता है वो कई तरीके के इथियन से मिलकर के बना होता है, इसलिए उसे पॉलीथीन कहा जाता है। बेसिकली डी का जो करेक्ट मैचिंग होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ये डी का 4 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 4 है। ओके, तो इस बेस पे देखा जाए तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फास्फोलिपिड की बात किया जाए तो लेसिथिन एक तरीके का फास्फोलिपिड है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कह रहा है, यहाँ भी दो लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो यहाँ पे कुछ दिया है, विटामिन, एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स आगे दिया है, उनके किसी न किसी एग्जांपल को दे रखा है। ओके, तो अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में जो हार्मोन दे रखा है, यानी ये हार्मोन, उसको मैच कराने की कोशिश करते हैं क्योंकि वही टॉपिक चल रहा है। ओके, तो पेप्सिन कोई हार्मोन होता है ऐसा कुछ हम लोगों ने देखा नहीं, कैरोटीन अभी तक नहीं देखा, केराटिन एक तरीके का प्रोटीन होता है ना कि हार्मोन। तो बचा कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन, यानी सी का अगर 4 से मैच कराया जाए तो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर डी है, तो सी और ए आपका ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। ओके, अब प्रोटीन की अगर बात की जाए तो प्रोटीन आपका कौन सा, पिछले लेक्चर में हम लोगों को देखा था विटामिन वाले में, केराटिन। केराटिन एक तरीके का प्रोटीन होता है, पाया कहाँ जाता है, तो ये बाल में पाया जाता है, नाखून में पाया जाता है, इन सब जगहों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन नामक प्रोटीन। ओके, तो डी का 3 से अगर मैच कराया जाए तभी ये ऑप्शन आपके दोनों फंसे हुए हैं। अब विटामिन की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो विटामिन जो है, पेप्सिन तो विटामिन नहीं होता। कैरोटीन की अगर बात किया जाए तो यहाँ ऑप्शन कैरोटीन दे रखा है। अगर कैरोटीन की बात किया जाए, कैरोटीन, कैरोटीन किसी तरीके का विटामिन तो नहीं होता है। अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कैरोटीन जो है वो विटामिन तो नहीं है, लेकिन हाँ विटामिन ए में पाया जाने वाला एक तरीके का पिगमेंट है, यानी यह कह लीजिए कि कैरोटीन जो है अ प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए में एक तरीके का ये प्रिकर्सर का काम करता है। और इसके अलावा यह एक फैट सॉल्युबल पिगमेंट है। कैरोटीन एक तरीके का पिगमेंट है, ना कि कोई विटामिन है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो इसलिए हम लोग सीधे ए को, विटामिन को कैरोटीन से मैच कराएंगे। ओके, तो ए का अगर 2 लगा दीजिए तो आपका ऑटोमेटिक आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। और रही बात एंजाइम की, तो पेप्सिन जो है एक तरीके का एंजाइम है। तो अब कैरोटीन की अगर बात आई है तो हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कैरोटीन जो है ये आपका जो गाय का काउ मिल्क होता है, गाय का जो दूध होता है
वो जो पीला होता है वो किस वजह से होता है, तो कैरोटीन की वजह से ही होता है। कैरोटीन में एक तरीके का प्रोटीन होता है कैसीन, जो कि उससे मिला होता है, दूध में पाया जाता है। वो दोनों मिलकर के गाय के दूध को थोड़ा सा पीला कलर प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरीके का ये पिगमेंट है। ओके, और ये गाजर में भी आपको देखने को मिलेगा। गाजर का भी कलर, कोई कोई ऐसी वैरायटी आती है जो पीले कलर की होती है। ओके, तो ये गाजर में भी देखने को मिलता है। तो कैरोटीन हमारी आंखों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। यही कारण है कि गाजर खाने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आंख वाले पेशेंट को। जो भी आंखों के पेशेंट होते हैं उनको गाजर खाने की सलाह दिया जाता है, किसके द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा। ओके, अगला सवाल स्टूडेंट, यहाँ पे असर्शन एंड रीजन टाइप का सवाल आ गया है। तो असर्शन कह रहा है कि ड्यूरिंग स्लीप, यानी सोने के दौरान, ब्राइट लाइट इज अनडिजायरेबल, यानी जो तेज रोशनी होती है वो हमारी आंखों को प्रॉपर तरीके से मतलब यू कह लीजिए कि वो सुटेबल नहीं होती है, अनडिजायरेबल होती है। तो ये स्टेटमेंट जो असर्शन का है ये करेक्ट है। रीजन क्या कह रहा है कि इन ब्राइट लाइट प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन इन द बॉडी इज कंसीडर्ड इंक्रीज, कंसिडरेबली इंक्रीज पूछ रहा है। तो बेसिकली ये मेलाटोनिन के बारे में बात करना चाह रहा है। मेलाटोनिन, अब मेलाटोनिन की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो मेलाटोनिन अभी हम लोगों ने देखा कि मेलाटोनिन एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का ये हार्मोन है। यह एक तरीके का हार्मोन है। ये कहाँ सिक्रीट होता है, ये पेनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। पेनियल ग्लैंड, ये हमारी बॉडी में पाया जाने वाला स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। जो पेनियल ग्लैंड है स्टूडेंट, ये हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे छोटा ग्लैंड है। ओके, ये सिक्रेट क्या करता है, मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन होता है, उसको सिक्रेट करता है। मेलाटोनिन सबसे ज्यादा सिक्रेट कब होता है, जब डार्क की कंडीशन होती है, यानी अंधेरे में मेलाटोनिन सबसे ज्यादा सिक्रेट होता है। इन डार्क कंडीशन हमारी बॉडी सबसे ज्यादा मेलाटोनिन, यानी अंधेरे में सबसे ज्यादा मेलाटोनिन सिक्रेट करती है हमारी बॉडी। ओके, और यहाँ पे रीजन क्या कह रहा है कि इन ब्राइट लाइट, नहीं, अगर यहाँ पे डार्क लाइट दिया होता तब ये रीजन आपका करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे ब्राइट लाइट दिया है जिस वजह से ये कंसिडरेबली इंक्रीज ना हो कि ये डिक्रीज हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इन ब्राइट लाइट, इन ब्राइट लाइट यानी तेज रोशनी में मेलाटोनिन की जो प्रोडक्शन है या सिक्रीशन है, मेलाटोनिन की जो सिक्रीशन है वो घट जाती है। लेकिन यही पे अंधेरा होता तो ये मेलाटोनिन का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता। तो ये आपका रीजन जो है वो आपका गलत है। असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन गलत है। तो ये ऑप्शन कौन सा मिलेगा आपका, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल स्टूडेंट, विच इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। पूछ रहा है कि इन चारों में से एड्रिनल, थायराइड, पैनक्रियाज एंड पिट्यूटरी, इन चारों में से कौन सा वो ग्लैंड है जो कि स्मॉलेस्ट है ह्यूमन बॉडी में। तो अभी हम लोगों ने आपको पिछले ही जस्ट सवाल में बताया कि पेनियल ग्लैंड जो है, पेनियल ग्लैंड जो है वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में, लेकिन ये ऑप्शन में तो है नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सबसे छोटा है उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। तो इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये काफ़ी छोटा होता है और यही इन चारों ऑप्शन में सबसे छोटा है। इसकी साइज की अगर बात किया जाए, साइज, तो ये लगभग ये 10 mm के डायामीटर इसका होता है, डायामीटर। और अगर वेट की बात किया जाए स्टूडेंट, वेट की तो 0.5 ग्राम होता है, यानी लगभग एक ये मटर के दाने के बराबर इसका वेट होता है। और इसी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। ओके, वैसे अगर पेनियल ग्लैंड दिया होता तो वो ऑप्शन आपका पेनियल ग्लैंड हो जाता, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में आपको ये चूज करना पड़ेगा। तो इन चारों में आप देखेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो ऑप्शन नंबर डी में है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। ओके, अगला सवाल आपका,
After reaching the female genital tract, human sperm retain their fertilizing capacity for। यानी सवाल कह रहा है कि जब फीमेल जेनाइटल ट्रैक है उसमें अगर स्पर्म पहुंच गया, ह्यूमन का स्पर्म जो पहुंच गया, तो उसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है वो कब तक होती है, यानी कितने समय तक होती है। 2 मिनट ये काफ़ी कम समय है, इतना कम तो नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 20 मिनट्स ये भी नहीं होगा, 90 मिनट्स ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 से 2 दिन। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी जब फीमेल जेनाइटल ट्रैक में स्पर्म पहुंचता है तो उसकी लगभग 48 आवर यानी 2 डेज फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है। फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है, और लगभग 72 आवर यानी ऑलमोस्ट 3 डेज इसकी जीने की यानी लाइव यानी जीने की क्षमता होती है। एलाइव यानी जीने की क्षमता। अगर स्पर्म की बात किया जाए तो स्पर्म लगभग 3 दिन यानी 72 घंटे तक जीवित रह सकता है, लेकिन इसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है यानी फीमेल की ओवम को फर्टिलाइज करने की जो कैपेसिटी होती है वो ऑलमोस्ट 48 घंटे यानी 2 दिन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 to 2 डेज, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोगों ने 3 टॉपिक को देखा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो टॉपिक है, पीवाईक्यूज का जो सीरीज है, उसमें आने वाले जो टॉपिक हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं आज। अब हम लोग प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी बायोलॉजी का जो दूसरा ब्रांच है बॉटनी, उसमें अब हम लोग अगले लेक्चर में प्लांट बॉटनी के सवाल को देखेंगे। ओके, तो जूलॉजी का जो सवाल थे ऑलमोस्ट वो खत्म हो गए आज, और हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर नए किसी टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए आप लोग यहाँ तक ध्यान इस लेक्चर को देखें, इसके लिए थैंक यू सो मच। ओके, अगर लेक्चर में कोई कमी आपको फील होती है स्टूडेंट, तो आप बिल्कुल इसको बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा कि हमको क्या इम्प्रूव करना चाहिए, या साउंड की क्वालिटी कैसी है, वीडियो लेक्चर कैसा है, हमको क्या उसमें मॉडिफाई करना है, क्या इम्प्रूवमेंट है, वो आप लोग सजेस्ट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट को जरूर बेसब्री से इंतजार करूंगा। ओके, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।